तो कल अपन ने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में बात कर रहे थे हम शायद एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? अर्नस्ट हेकेल। तो इसे प्रपोज किसने किया था? अर्नस्ट हेकेल ने। तो अर्नस्ट हेकेल साहब थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक। अब जरा बातचीत बंद करके अब जरा देंगे ध्यान। तो देखो, अर्नस्ट हेकेल साहब ने यह कहा था कि जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं सारे एनिमल्स के, वो सिमिलर होते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर हम वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में देखें तो वर्टिब्रेट के अर्ली एम्ब्रियोज आपस में सिमिलर होते हैं। अगला, इन्होंने कहा कि अगर हम वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में बात करें तो सारे कॉर्डेट के एम्ब्रियोज के अंदर पाए जाते हैं गिल स्लिट्स। पर ये जो गिल स्लिट हैं, ये केवल किसके एडल्ट में फंक्शनल रहते हैं? फिश के। तो केवल फिश के एडल्ट के अंदर गिल्सलेट फंक्शनल है, बाकी के एडल्ट्स में पाए नहीं जाते। अब ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था, इसको आगे चल करके रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम वॉन बेयर। तो रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? वॉन बेयर। तो वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया। वॉन बेयर ने दो बातें कही। पहली बात, वॉन बेयर साहब कहते हैं कि इट इज एडल्ट दैट इवॉल्व। तो इन्होंने कहा कि जो वास्तव में इवॉल्व होता है, वो इवॉल्व होने वाला एम्ब्रियो होता है कि एडल्ट? तो इनका कहना था कि जितने भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जितना भी हम फिटनेस वगैरह की बात करते हैं, वो सारी कहानी लागू किस पे होती है? एडल्ट पे। तो मतलब जो इवॉल्व हो रहा है वो कौन है? एडल्ट है। दूसरी बात इन्होंने कही कि नो एम्ब्रियो, या इन्होंने कहा कि एम्ब्रियो ऑफ एनी वर्टिब्रेट does not resemble to adult of any adult vertebrate। तो अब यहां अगली बात देखिए। इन्होंने कहा कि जो इवॉल्व कर रहा है वो कौन है? एडल्ट है। अगर आप एम्ब्रियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एम्ब्रियो को किसी न किसी वर्टिब्रेट के एडल्ट से रिजेंबल करना होगा। तो अब बात आती है, हमारी एनसीईआरटी हमसे जो कह रही है, वो ये कहती है कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हैं, इन्हें प्रपोज करने वाले कौन थे? अर्नस्ट हेकेल। बाद में जाकर के रिजेक्ट किसने कर दिया? वॉन बेयर ने। तो क्या अब मैं फाइनली ये मानूं कि आज इवोल्यूशन की स्टडी करने में डेवलपमेंटल बायोलॉजी का या एम्ब्रियोलॉजी का कोई रोल नहीं है? नहीं, बहुत सारा रोल है। आज इवोल्यूशन के बारे में हम जितनी स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है इवो डेवो बायोलॉजी। पूरा नाम है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो हम क्या कर रहे हैं? कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है, मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। और हम उसे इवोल्यूशन से कोरिलेट करके बहुत सारी बातें समझ पाए हैं। क्योंकि हमने ये पाया है कि इनवर्टिब्रेट में कई सारे इनवर्टिब्रेट ऐसे हैं जिनके लार्वा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लार्वा के नाम नहीं पढ़ते। मोलस्का में एक लार्वा होता है ट्रोकोफोर। कौन सा लार्वा होता है? ट्रोकोफोर। सिमिलर लार्वा एकाइनोडर्मेटा में भी होता है और हेमिकॉर्डेटा में भी होता है। तो क्या ये बात आपको नहीं बताती है कि अगर तीन अलग अलग ग्रुप में सिमिलर लार्वा पाया जा रहा है, तो इन तीनों ग्रुप का ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन है? इस बारे में आपको कौन बता रहा है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी बताती है ना। यही डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमने जब प्लांट्स के अंदर स्टडी किया, प्लांट्स के डेवलपमेंट के बारे में, तो हमने प्लांट के अंदर भी सिमिलर टाइप की कई सारी स्टेजेस पाई हैं जो ये बताती हैं कि हाँ,
इवोल्यूशन को डेवलपमेंटल बायोलॉजी की मदद से या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की मदद से समझा जा सकता है। पर हमें एनसीईआरटी के लिहाज से जो बात याद रखनी है वो इतना कि इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोनिक जो सपोर्ट था वो प्रपोज किसने किया था? अर्स्ट हेकेल ने। आगे चल करके इसे रिजेक्ट किसने कर दिया था? वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहां तक तो बात हुई भाई एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में। अब हमें जो बात करनी है और जिससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं वो आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो किसकी बात करेंगे बेटा? अबाउट कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल, और मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसमें कहा कि अगर हम अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करें तो यहां से भी हमें इवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ समझ में आता है। और हम जानते हैं कि इसके अंदर हम दो तरह के ऑर्गन्स की बात करते हैं। पहला अपन बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन की बेटा बात करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहली जो हम बात रखते हैं वो हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। बताएं जरा, इन ऑर्गन्स के मामले में ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है या अलग? तो इनके मामले में ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर ये क्या होने वाला है? सेम। तो जब अगर दो ऑर्गन्स के बीच में ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो तो इन्हें क्या कहा जाता है? होमोलोगस। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो यही ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर है। फंक्शन जो अपन देखते हैं वो सेकेंडरी बात है। फंक्शन उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। मेन मायने क्या रखता है कि आपको देखना है ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मुझे बताएं, दो अलग अलग एनिमल्स हैं, अगर इनका इवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हाल में ही हुआ है तो इनके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स ज्यादा पाई जाएंगी या अलग अलग? और क्योंकि हम इन्हें अलग अलग एनिमल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग एनवायरनमेंट की जो डिफरेंट नीड्स थी, इन नीड्स के हिसाब से एनिमल्स ने अपने आप को इवॉल्व किया होगा। अगर इवॉल्व किया होगा तो इनके अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स यहां पर मौजूद होंगे। तो हमने कहा कि ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम। अगर ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है तो आपको नहीं लगता कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री? क्या इंडिकेट करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं कि चाहे निकट जो है अपन कहे पास्ट में रहा हो या रिमोट यानी कि दूर के पास्ट में कहीं रहा हो, पर हाँ इनका एक कोई कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर तो रहा होगा। अब ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हम कहते हैं इनका अपीयरेंस यानी कि मॉर्फोलॉजी, और इनके जो फंक्शन हैं ये सेम रहने वाले हैं या अलग होंगे? तो ये हमने कहा कि यहां पर अपीयरेंस और फंक्शन इनका क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो अपीयरेंस और फंक्शन इनका होगा डिफरेंट, जबकि ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर यहां क्या होने वाली है? कॉमन। तो हाँ, तो अपन ने कहा कि ये यहां पे सेम रहेगी या कॉमन होगी। अब बात आती है कि यहां पर हो क्या रहा है। तो आपको दिख रहा है कि दो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप हैं या दो क्लोजली रिलेटेड एनिमल हैं, बाद में अलग अलग तरीके के हैबिटेट अलग अलग एनवायरमेंट में गए और उन एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को जब ढालना था तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में इवॉल्व हो गए। जब अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे या कन्वर्जेंट? तो मतलब ये इंडिकेट करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे इवोल्यूशन को इंडिकेट कर रहे हैं बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। अब यहां एनसीईआरटी इसका जो पहला एग्जांपल लेती है उसमें एनसीईआरटी बात करती है फोर लिम्स। किसके बारे में बात की है? फोर लिम्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप होमोलोगस या एनालॉगस ऑर्गन्स को देखें या इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आप सिमिलर स्ट्रक्चर को ही कंपेयर कर रहे हो
या ऑप्शन आपसे जो कंपेयर करने को कह रहा है वो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? सिमिलर। अगर आप किसी एनिमल के फोर लिम्ब की किसी दूसरे एनिमल के टेल से अगर आप तुलना करने लगे तो फिर तो ये कंपैरिजन ही गलत हो गया। मतलब सबसे पहली बात है कि कंपैरिजन सिमिलर स्ट्रक्चर्स में होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिया तो दूसरे एनिमल का भी आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही लेना होगा। आप उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से कंपेयर नहीं कर सकते। यहां देखें एनसीईआरटी जब कंपेयर करने को कह रही है तो क्या लिए हैं? सबके फोर लिम्स। किस किस के लिए? तो एनसीईआरटी कहती है कि यहां पे आप ले लो व्हेल, एक्वेटिक है ना, फिर कहा बैट, फिर कहा चीता आप ले लो, और फिर इसके बाद कहा कि आप यहां पर ले लो ह्यूमन। तो कितने लिए? चार। कौन कौन? व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन। इनके मामले में कहा कि आप कंपेयर किसे कर रहे हैं? फोर लिम्ब, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे मैमल हैं। अगर ये सब के सब मैमल हैं तो मतलब इनका ओरिजिन क्या हो गया? सेम। ओरिजिन यहां पर क्या है? सेम है। अब आपने कहा था इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है। तो इन सबके फोर लिम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ह्यूमरस मिलेगी। ह्यूमरस के अलावा यहां रेडियस दिखाई देगी। रेडियस के साथ क्या दिखाई देने वाली है? अल्ना। कार्पल दिखेंगे। कार्पल के अलावा अपने को मेटा कार्पल दिखाई देगी। और आपको यहां पे फेलेंजेस दिखाई देंगे। अगर ये सारी बोन दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है। तो ओरिजिन सेम हो गया और इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है। अब बात आती है, हमने कहा था कि इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। तो व्हेल के केस में फोर लिम्ब का काम क्या है? स्विमिंग। व्हेल में जो फोर लिम्ब है वो फ्लिपर जैसी स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जो मदद किसके अंदर करने वाला है? स्विमिंग में। और फिर ह्यूमन के अंदर मिलेगी। ह्यूमरस के अलावा यहां रेडियस दिखाई देगी। रेडियस के साथ क्या दिखाई देने वाली है? अल्ना। कार्पल दिखेंगे। कार्पल के अलावा अपने को मेटा कार्पल दिखाई देगी। और आपको यहां पे फेलेंजेस दिखाई देंगे। अगर ये सारी बोन दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है। तो ओरिजिन सेम हो गया और इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है। अब बात आती है, हमने कहा था कि इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। तो व्हेल के केस में फोर लिम्ब का काम क्या है? स्विमिंग। व्हेल में जो फोर लिम्ब है वो फ्लिपर जैसी स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जो मदद किसके अंदर करने वाला है? स्विमिंग में। बैट के केस में देखें तो ये जो फोर लिम्ब है ये मदद कहां कर रहा है? फ्लाइंग। फिर इसमें कहा कि यहां पर चीता, तो चीता के अंदर इसका काम क्या है? रनिंग। और फिर ह्यूमन के अंदर इसका काम क्या है? चीजों को ग्रेस्प करना, यानी कि होल्ड करना, चीजों को पकड़ना। तो क्या यहां पे फंक्शंस अलग अलग हैं? फंक्शन यहां पे अलग अलग है। यहां इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? सेम। अपीयरेंस भी अपने को पता है कि सबके अंदर अपीयरेंस अलग अलग है। तो हमने कहा कि जब ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो पर फंक्शन डिफरेंट हो तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और ये इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब जिन एनिमल्स के अंदर ये पाए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। पहला एग्जांपल समझ में आता है। अब एनसीईआरटी में याद करें, क्या एनसीईआरटी वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन कहती है या एनसीईआरटी ने वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन कहा है? पढ़ो क्या लिखा है।
वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड ब्रेन्स कहाँ है, या वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन कहाँ है? और मतलब हिंदी वाला कि अंग्रेजी? अंग्रेजी वाला क्या लगाया है? और। मतलब एनसीईआरटी क्या कह रही है? वर्टिब्रेट हार्ट या वर्टिब्रेट ब्रेन। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने कहा वर्टिब्रेट हार्ट या वर्टिब्रेट के ब्रेन। अगर एनसीईआरटी बीच में एंड लगाती तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी ये कहती कि वर्टिब्रेट का हार्ट किसके होमोलोगस है? ब्रेन के, जो कि होता नहीं है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां एंड लगाया कि और। तो मतलब एनसीईआरटी ने कहा एक तरफ तो आप कंपेयर करेंगे वर्टिब्रेट के हार्ट्स को और एक तरफ आप कंपेयर करेंगे वर्टिब्रेट के ब्रेन्स को। तो वर्टिब्रेट्स के बीच में होमोलोगस इनके हार्ट्स होंगे और होमोलोगस इनके ब्रेन होंगे। कभी भी हार्ट और ब्रेन को हम होमोलोगस नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहां बीच में क्या लगाया है? और। तो यानी कि दूसरा एग्जांपल उठाते हैं जहां एनसीईआरटी ने बात की है वर्टिब्रेट हार्ट के बारे में। तो अगर हम वर्टिब्रेट में हार्ट के बारे में बात करते हैं तो वर्टिब्रेट हार्ट में आपको पता है कि आपके पास एक तरफ कौन है? फिशेस। फिर आपके पास है यहां एम्फीबिया और रेप्टाइल। फिर आपके पास यहां ग्रुप आ जाता है एवीज और मैमल का। अब देखिए हार्ट में हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि फिशेस के अंदर जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर हैं? नंबर ऑफ चैम्बर कितना है? 2। एम्फीबिया और रेप्टाइल में हम जानते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ चैम्बर कितना है? 3। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां नंबर ऑफ चैम्बर कितना है? 4। अब ध्यान दें, आपने क्या कहा था कि इनका ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम। ओरिजिन सेम इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? वर्टिब्रेट हैं। ये सारे क्या है? वर्टिब्रेट हैं। या तो आप ऐसे देख लें, या अगर आपका मन इससे भी ना भरे तो आप ऐसे समझ लें कि सबका हार्ट मीसोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है। याद है ना, एनसीईआरटी लिखती है हार्ट मीसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। तो अगर मैं जर्म लेयर के हिसाब से बात करता हूं तब भी तो सबके हार्ट का ओरिजिन सेम दिखाई देता है। अगर मैं टेक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तब भी तो सबके हार्ट का ओरिजिन या सारे का ओरिजिन मुझे क्या दिखाई देता है? सेम। आपने कहा था कि ओरिजिन के बाद सेम क्या होना चाहिए? इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए तो क्या आपको पता है कि हार्ट कार्डियक मसल से ही बनता है? किससे बनता है? कार्डियक मसल। अगर सबका हार्ट कार्डियक मसल से ही बन रहा है, आप जानते हैं कि इन सबका हार्ट मायोजेनिक होता है, तो अगर कार्डियक मसल से बन रहा है तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या हो गई? सेम है। अब हमने क्या कहा था कि मेन बात होती है ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर आपने कहा था कि फंक्शन यहां पर क्या रहता है? डिफरेंट। पर फंक्शन का अलग होना उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर भी आप देखिए फिश के अंदर आप जानते हैं कि यहां सर्कुलेशन कैसा है? तो फिश के मामले में सर्कुलेशन होता है सिंगल। वहीं पर एम्फीबिया और रेप्टाइल में अगर हम बात करें तो यहां पर यह कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट डबल है। सो इट इज इनकम्प्लीट डबल। और यहां सर्कुलेशन कैसा है? डबल। मतलब कि आपको पता है कि यहां पर जो हार्ट है, ध्यान देना, इधर जो हार्ट है ये कैसा ब्लड पंप करता है? वीनस। कैसा ब्लड पंप करता है? वीनस। इसलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो हार्ट है ये कैसा ब्लड पंप करता है? मिक्स्ड। तो ऐसे हार्ट को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड हार्ट। अगर इधर हम देखें तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है। तो ऐसे हार्ट को अपन क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहते हैं एट्रियोवीनस, क्योंकि यहां पर
एट्रिया और वेंट्रिकल अलग है। तो अपन ने कहा कि यहां जो हार्ट है ये कैसा है, एट्रियो वीनस हार्ट है, यानी कि ये यहां पर इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो ये यहां पर जो है आपका ऑक्सी ब्लड अलग पंप करता है और डीऑक्सी ब्लड को अलग पंप करता है। तो इसीलिए हमने ऐसे हार्ट को क्या कहा, एट्रियो वीनस। मतलब ओरिजिन क्या है, सेम, इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम, फंक्शन अलग है क्योंकि यहां पे सबके अंदर अलग अलग सर्कुलेशन ऑपरेट हो रहे हैं। वर्टिब्रेट हार्ट के बाद फिर आपको कहा कि अगला एग्जाम्पल आप उठाएं, वर्टिब्रेट ब्रेन। तो किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, वर्टिब्रेट ब्रेन का। अगर हम ब्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहली बात, सबके ब्रेन का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल होता है। न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन होता है बच्चे एक्टोडर्मल। तो इसका मतलब हुआ ओरिजिन क्या हो गया, सेम। मोर ओवर सारे वर्टिब्रेट ही हैं, इसका मतलब है ओरिजिन क्या रहने वाला है, सेम। अब आप देखें, अगर हम बात करें तो हमने कहा कि साहब ओरिजिन सेम होना चाहिए, फिर अगला क्या कहा, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां बात करता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या इंटरनल स्ट्रक्चर यहां सेम है कि नहीं, तो आप जानते हैं सबके ब्रेन को आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमें याद है ना। मोर ओवर आप देखें, आप जानते हैं कि ब्रेन का या पूरे नर्वस सिस्टम का ओरिजिन किससे होता है, नर्व कॉर्ड से। सारी कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड डॉर्सल थी और हॉलो थी। मतलब सबके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी में डॉर्सल साइड पर होगा और नर्वस सिस्टम के अंदर कैविटीज पाई जा रही होंगी। तो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर यहां क्या हो गई, सेम। अब यहां पे हमने ये कहा था कि फंक्शन क्या होने चाहिए, अलग। तो अगला अपन ने क्या कहा कि फंक्शन यहां पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो क्या जितना हमारा ब्रेन काम करता है या जितना चीजों को एनालाइज कर सकता है, वो उतना ही एनालिसिस एक फ्रॉग का ब्रेन भी कर सकता है, नहीं कर सकता ना। हमारा ब्रेन जितना अच्छा बॉडी बैलेंस कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर बॉडी बैलेंस बर्ड्स का ब्रेन कर लेता है। क्योंकि आप समझो, हमारे जो जीवन है वो दो डायमेंशंस में ही निकल जाता है। बर्ड के मामले में उसकी तीन डायमेंशंस है मूवमेंट में। तो बर्ड का जो सेरिबेलम है वो ज्यादा बेहतर बॉडी बैलेंस बना करके रखता है। तो क्या सारे वर्टिब्रेट का ब्रेन सिमिलर तरीके से या एक जैसा ही काम करता है, नहीं। सबके ब्रेन के अपने काम करने की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो मतलब फंक्शन यहां क्या हो गई, डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन यहां पर है सेम, तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। वर्टिब्रेट ब्रेन के बाद अब प्लांट से एनसीईआरटी एग्जांपल उठाती है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया। तो कहा कि यहां पर आप लीजिए थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, एंड कहा कि टेंड्रिल आप लोग किसका, कुकुरबिटा का। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो अपन ने कहा थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। अब ध्यान दें, ये जो थॉर्न है, इस थॉर्न का काम होता है प्रोटेक्शन। कांटा है ना, अगर कांटा है तो इसका काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। वहीं पर जो टेंड्रिल है, इसका काम होता है सपोर्ट। टेंड्रिल का काम क्या है बेटा, सपोर्ट। तो मतलब दोनों के फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। पर हमने कहा था कि ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, सेम। ये दोनों ही स्ट्रक्चर, चाहे थॉर्न हो या टेंड्रिल हो, दोनों ही डेवलप होते हैं एक्सिलरी बड से। दोनों डेवलप किससे होते हैं, एक्सिलरी बड से। मतलब कि चाहे टेंड्रिल हो या थॉर्न हो, क्या दोनों किसी भी ब्रांच के एकदम अपेक्स पे निकलते हैं, नहीं। हमेशा कहां होते हैं, साइड में। तो साइड में जो बड डेवलप होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। तो मतलब कि डेवलप हो रहे हैं सिमिलर स्ट्रक्चर से, तो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या हो गया इनका, सेम। पर दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं।
तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस ऑर्गन कहा जाएगा। तो अपन ने कहा कि ये क्या हो जाते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? अब ऐसे ही देखो, आपने जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपने अंदर किडनी पढ़ी है, अपने अंदर क्या पढ़ी है? किडनी। ठीक। तो अब मुझे बताओ, हमारी जो किडनी है वो इंसेक्ट की मेल्पिगियन टिब्यूल के होमोलोगस होगी या एनालॉगस? कैसी रहेगी? एनालॉगस। क्योंकि यहां पे ओरिजिन कैसा हो जाएगा? अलग अलग। ओरिजिन यहां पर क्या रहेगा? अलग अलग। जबकि फंक्शन क्या हो जाएगा? सेम। यानी कि एनालॉगस ऑर्गन वाली जो कहानी है वो होमोलोगस ऑर्गन के सिमिलर है कि अपोजिट होती है? होमोलोगस के अपोजिट। तो अब जरा बात कर लेते हैं होमोलोगस के बाद एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। तो एनालॉगस ऑर्गन के मामले में अगर आप देखें तो यहां पर ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बोलो। ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो ओरिजिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जबकि यहां पर जो फंक्शन है और एक्सटर्नल अपीयरेंस है ये कैसा होना चाहिए? सेम। तो अपन ने कहा फंक्शन और एक्सटर्नल अपीयरेंस ये होता है सेम। अब मुझे बताएं, जब एनालॉगस ऑर्गन होंगे तो वहां पर कॉमन एंसेस्टर होगा कि नहीं? नहीं होगा। मतलब इसमें कहानी ये चल रही है कि बहुत दूर दूर लोकेटेड या टेक्सोनॉमिकली बहुत दूर दो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं। बाद में ये सिमिलर हैबिटेट के अंदर गए और जब सिमिलर हैबिटेट के अंदर गए तो इन्होंने क्या किया? सिमिलर कैरेक्टर्स इवॉल्व कर लिए। अगर सिमिलर कैरेक्टर्स इवॉल्व किए तो यहां पे क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट? जब अगर दो अलग अलग रोड हो और वो आगे जाके मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जन। तो हमने कहा कि ये इंडिकेट करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसे इंडिकेट करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है। अब देखें, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में आपने सबसे बेहतर एविडेंस किसे माना था? फॉसिल्स को। सबसे बेकार एविडेंस माना जाता है एनालॉगस ऑर्गन। सबसे बेकार, सबसे घटिया एविडेंस अपन किसे मानते हैं? एनालॉगस को। क्यों? कारण समझें। सिर्फ आपके देखने भर पे है कि आप किसी के मामले में कह सकते हैं कि ओरिजिन अलग है। बाकी आज धरती पे जितने भी जीव हैं या थे वो सब के सब उसी कीमो हेट्रोट्रोफ से ही तो इवॉल्व हुए हैं। मतलब अगर मैं क्या करूं कि ओरिजिन अगर मैं पीछे ढूंढना शुरू करूं तो पीछे ढूंढते ढूंढते मुझे कहीं ना कहीं तो कॉमन ओरिजिन मिल ही जाएगा ना। पीछे ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं कोई एक सर्टेन पॉइंट होगा, जब उस सर्टेन पॉइंट पर जाकर के आपको क्या होगा? कॉमन ओरिजिन दिख जाएगा। जैसे मान लो आज अगर कोई कहे कि एक पर्सन जो भारत में रहता है और एक पर्सन जो इंग्लैंड में रहता है, वो दोनों कहें कि हमारी रूट्स अलग अलग हैं, एकदम आई एग्रीड। पर वो आज देखोगे तो हम आज से चलते हैं 15 मिलियन साल पहले, दोनों के पूर्वज अफ्रीका में ही रहते थे। तो मतलब एनालॉगस ऑर्गन जो है वो सिर्फ देखने की एक लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिटेशन को खत्म कर दें तो वास्तव में एनालॉगस ऑर्गन नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो भी होते हैं ऑर्गन वो सिर्फ कैसे रहेंगे? होमोलॉगस। बट स्टिल एनसीईआरटी ने दिया है ऑर्गन में आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम यहां जो भी होते हैं ऑर्गन वो सिर्फ कैसे रहेंगे?
पर दिमाग में यह भी बिठा के रखेंगे कि एनालॉगस ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। अब एनालॉगस ऑर्गन में आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो सबसे पहले हम यहां लेते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, का कॉमन ओरिजिन दिख जाएगा। जैसे मान लो आज अगर कोई कहे कि एक पर्सन जो भारत में रहता है और एक पर्सन जो इंग्लैंड में रहता है, वो दोनों कहें कि हमारी रूट्स अलग अलग हैं, एकदम आई एग्रीड। पर वो आज देखोगे तो हम आज से चलते हैं 15 मिलियन साल पहले, दोनों के पूर्वज अफ्रीका में ही रहते थे। तो मतलब एनालॉगस ऑर्गन जो है वो सिर्फ देखने की एक लिमिटेशन है। अगर आप उस लिमिटेशन को खत्म कर दें तो वास्तव में एनालॉगस ऑर्गन नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो भी होते हैं ऑर्गन वो सिर्फ कैसे रहेंगे? होमोलॉगस। बट स्टिल एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए हम ध्यान रखेंगे, पर दिमाग में यह भी बिठा के रखेंगे कि एनालॉगस ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। अब एनालॉगस ऑर्गन में आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो सबसे पहले हम यहां लेते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। तो बटरफ्लाई बेटा इंसेक्ट है ना, और अपन ने क्या लिया? बर्ड। अब अगर ये जो बटरफ्लाई है ये क्या है? इंसेक्ट है, मतलब कौन से फाइलम से बिलोंग करेगी? आर्थ्रोपोडा। वहीं पर बर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो बर्ड क्या है? वर्टिब्रेट। बर्ड क्या है बेटा? वर्टिब्रेट है। तो मतलब दोनों का जो ओरिजिन है वो सिमिलर रहा कि अलग अलग हो गया? अलग अलग है। बट स्टिल दोनों का अगर फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन क्या है यहां पर? फ्लाइट। तो दोनों का फंक्शन यहां पर क्या है? फ्लाइंग। मतलब कि दोनों का फंक्शन सेम है पर दोनों का ओरिजिन यहां पर क्या है? डिफरेंट। अब जो एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा दुखी करने वाला है, सबसे परेशान करेगा, उसमें आता है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। रट के रखना खूब अच्छे से। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो अपन ने कहा कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन वाला एग्जाम्पल है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। पेंगुइन के बारे में आप जानते हैं कि मैमल है, सॉरी बर्ड। हाँ, पेंगुइन यानी कि एप्टेनोडाइट्स कौन हो जाती है? बर्ड। वहीं पर जो डॉल्फिन है इसके बारे में अपन जानते हैं कि ये कौन है? मैमल। डॉल्फिन कौन है बेटा? मैमल। जबकि वहीं पर जो पेंगुइन क्या है? बर्ड है। अगर आप देखें तो दोनों है तो वर्टिब्रेट ही। दोनों क्या है? वर्टिब्रेट। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम पिछले पेज पे जब चले थे तो हमने वर्टिब्रेट में सिमिलर ऑर्गन्स को होमोलॉगस प्रूव किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सिमिलर ऑर्गन्स को जो वर्टिब्रेट के अंदर ही पाए जा रहे हैं हम उन्हें क्या प्रूव कर रहे हैं? एनालॉगस। यहां पर ये जो पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर हैं इनका काम क्या हो जाएगा? स्विमिंग। दोनों का काम यहां पर क्या हो जाता है? स्विमिंग। तो अपन ने कहा कि इन दोनों का काम स्विमिंग है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात सिखाता है जो एकदम कान खोल के सुनना। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन का, या तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी से उठाया हो तो आंख बंद करके लगा दो कि भैया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कहानी खत्म। अगर इधर उधर कहीं घुमाए तो आइडियली आपको ऐसे क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए। आप क्या करेंगे? चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। अगर होमोलॉगस ऑर्गन दिया है या एनालॉगस दिया है तो पहले तो चारों ऑप्शन में से आप उस ऑप्शन को काट के हटाओ जिसमें डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया गया हो। जैसे अगर मान लो एक एनिमल का फोर लिम्ब लिया है और फिश का डॉर्सल फिन लिया है जो पीठ पे पाया जाता है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि अलग अलग है? तो ऐसे ऑप्शन को हटा दो। फिर उसके बाद अब अगर होमोलॉगस ऑर्गन दिया है तो आप देखो सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन है जहां पे फंक्शन सिमिलर हो। वहीं पर अगर एनालॉगस दिया है तो आप देखेंगे सबसे दूर वाले कौन हैं
जहां पे फंक्शन सिमिलर हो। तो सबसे पहली बात, अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो बिना सोचे समझे लगा देना है। अगर नहीं है तो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले उस ऑप्शन को काटेंगे जिसमें डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया हो। दूसरा, अगर होमोलोगस ऑर्गन दिया है तो मैं देखूंगा सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन। अगर एनालॉगस दिया है तो मैं देखूंगा सबसे दूर वाला कौन। पर कंडीशन गिवन एनालॉगस हो तो उसमें फंक्शन सेम होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि हम दूर वाले ही देखें जिनमें फंक्शन अलग अलग हो, तो फंक्शन तो यहां पर क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन वाले क्वेश्चन अपन चारों ऑप्शंस पढ़े बिना करें? बिल्कुल करें, जब तक ऑप्शन एनसीईआरटी से हो। पहला ऑप्शन एनसीईआरटी से मिल जाता, कहानी खत्म। ज्यादा से ज्यादा होगा क्वेश्चन बोनस जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर एनसीईआरटी से है तो वेल एंड गुड। अगर एनसीईआरटी के बाहर कहीं इधर उधर घुमाया तो उस केस में फिर हम चारों ऑप्शंस को कंपेयर करके चलेंगे। अब यहां तीसरा एग्जांपल आता है जहां पर एनसीईआरटी बात करती है आई ऑफ ऑक्टोपस। किसकी आई ली बेटा? ऑक्टोपस की। एंड ऑफ मैमल। तो ऑक्टोपस की आई को किससे कंपेयर किया है? मैमल से। ऑक्टोपस अपने को याद है ना कि किसके अंदर आता है? मोलस्का में। ऑक्टोपस किसके अंदर आता है? मोलस्का में। दोनों के अंदर आई का काम क्या हो जाएगा? विजन। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ओरिजिन अलग अलग है पर फंक्शन क्या है? सेम। ओरिजिन है यहां अलग अलग पर फंक्शन दोनों का क्या है? सेम फंक्शन है। तो ओरिजिन अलग अलग हो पर फंक्शन अगर सेम हो तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं यहां? एनालॉगस। एक और बात, हालांकि अब आई ह्यूमन की भी अपने सिलेबस में नहीं रही, पर हमें पता है हमारी आई में ब्लाइंड स्पॉट होता है एक, पता है ना? ऑक्टोपस की आई में नहीं होता। हमारी आई में ब्लाइंड स्पॉट होता है जो ऑक्टोपस की आई में पाया नहीं जाता है। तो मतलब दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफर करती है। तो हमारी आई में ब्लाइंड स्पॉट है जो ऑक्टोपस के अंदर पाया नहीं जाता। तो तीसरा एग्जांपल आपने ले लिया आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। चौथा एग्जांपल यहां एनसीईआरटी लेती है स्वीट पोटैटो और पोटैटो। क्या क्या लिया बेटा एग्जांपल में? स्वीट पोटैटो और पोटैटो। देखिए दोनों का काम फूड स्टोरेज है। चाहे स्वीट पोटैटो हो या पोटैटो, दोनों का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें से अपने को पता है कि जो स्वीट पोटैटो है ये मॉडिफिकेशन किसका है? और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन? तो मतलब दोनों प्लांट के अलग अलग पार्ट से डेवलप होते हैं। दोनों प्लांट के अलग अलग पार्ट से डेवलप होते हैं पर दोनों का फंक्शन क्या है? सेम। तो ऐसे ऑर्गन्स को अपन क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। पर क्या एनालॉगस ऑर्गन इवोल्यूशन का कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस है? नहीं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि दो अलग अलग ओरिजिन वाले जो एनिमल्स थे वो सिमिलर हैबिटेट के अंदर चले गए, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तो इसकी वजह से उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स आपको दिखाई देने लगे। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार जरा पढ़ के देखो, फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी।
अगर इस वाले पेज पे से कुछ लिखना हो, रह गया कुछ, तो जल्दी लिख के कंप्लीट करो। बाकी को भी लिख लें दो। क्या फंक्शन से उतना मतलब नहीं होता, मेन है ओरिजिन इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, किसका बेटा, 2 का ना, नॉट ट्रू फॉर बिग बैंग थ्योरी। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर फ्रेम हुआ था तो लास्ट ईयर की एनसीईआरटी के हिसाब से था, तो उसमें 20 था। अब हम जानते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, 13.8 है, तो इसको तो पहले 13.8 कर ही लो। दूसरा है ओरिजिनेटेड आफ्टर रिपीटेड ह्यूज एक्सप्लोजन, ये वाली एकदम गलत है क्योंकि सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन था। वो बेटा अगर मान लो 20 पे बेस्ड है तो मैंने तभी कह दिया था, क्योंकि इस साल का करेक्शन है तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में वो करेक्शन नहीं हो सकता था, तो इसीलिए अपन उस चीज को ध्यान में रख करके चलेंगे कि अगर कहीं ऐसा कुछ आता है तो अब हम जो कंसीडर करके चलेंगे वो हम 13.8 के हिसाब से चलेंगे। एम्ब्रियो का इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर को फेस करता ही नहीं है। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को फेस करता है, जिसका सिलेक्शन होगा, जिसको जिंदा रहना है या मर जाना है, वो होता है एडल्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इवॉल्व करता है वो एडल्ट है, न कि एम्ब्रियो। जरूरी नहीं है, मेन जरूरी है, हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता। मेन है कि ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, फंक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने ये कहा कि एनसीईआरटी के हिसाब से गलत है। आज मैंने कहा कि एक पेज आगे बढ़ा दो, बढ़ा दे, एक पेज आगे बढ़ा दे। तो अपन ने कहा कि एनसीईआरटी के हिसाब से एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को वॉन बेयर ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मैंने कहा कि अभी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इवो डेवो बायोलॉजी करके अपन बोलते हैं। तो आज हम खूब मानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट से कई सारी बातें अपने को समझ में आती हैं, पर सबसे पहले जरूरी है कि हम एनसीईआरटी को समझें। तो एनसीईआरटी हमारी ये कह रही है कि वॉन बेयर ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि कोई भी एम्ब्रियो किसी दूसरे एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता है। बोलो सर। क्या बेटा, वो बाकी 4 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि बाकी 4 ऑप्शन बना के दो तब बताएंगे होमोलोगस की एनालोगस। मैंने कहा ना कि अगर एनसीईआरटी के बाहर है तो चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी में है तो आंख बंद करके लगा दो। लगने से थोड़े होता है, लगने से नहीं होता ना। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर आप कह सकते हो एनालोगस जो है, क्या कहते हैं, एनालोगस तो दोनों में चलने के काम आ रहे हैं, पर ओरिजिन एकदम अलग अलग है। सिंपल सी बात, जब तक अगर ऑप्शन एनसीईआरटी का है तो आप ब्लाइंडली लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, तो मैंने इसीलिए कहा ना वो एनसीईआरटी का कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है।
हाँ, इससे पहले ये जो थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन या बायोजेनेटिक लॉ अपन ने पढ़ा ना, वो सबसे पहले प्रपोज किया था मुलर ने। मुलर ने दिया था थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, बाद में अर्नस्ट हेकेल ने थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन को बना दिया बायोजेनेटिक लॉ। तो ऑल्सो इसलिए क्योंकि मुलर भी एक साइंटिस्ट थे इसमें, क्योंकि होमोलॉगस में ओरिजिन सेम है। अब ओरिजिन सेम होने के बाद अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस और फंक्शन अलग हो रहा है, तो मतलब कहानी ऐसे चल रही है ना। अगर सेम रह जाएगा तो फिर हम उसे पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं, फिर वो डाइवर्जेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये तो नहीं पता कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल था वो वास्तव में रेप्लिकेट करता ही था। तो इसका मतलब है कि वो जो कैप्सूल था वो अपने मॉलिक्यूल्स को क्या करता था, रिप्रोड्यूस करता था शायद। ठीक, अगर मान लो वो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल था उसको अपनी दूसरी कॉपी बनानी है, तो अपनी जेनेटिक मटेरियल की भी तो कॉपी बनानी पड़ेगी। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल के नाम पे जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को भी तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। हमने ये कहा साथ में कि हमें नहीं पता ये कैसे बने, आज तक हमने लैब में बना के भी नहीं देखे कि बनते कैसे हैं। तो बस एक अनुमान है कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा, इसीलिए हम कहते हैं परहैप्स कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। अगले पेज पे आए। ल- लगभग लगभग, क्योंकि अगर विंग्स हैं तो दोनों लगभग फ्लैट रहेंगे, लगभग वाइड होंगे, तो एग्जैक्टली तो सेम नहीं हो सकते, लगभग लगभग सिमिलर सा अपीयरेंस आपको दिखाई दे। क्योंकि अपन ने एक बात कही थी ना कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर फंक्शन सेम होना है तो मतलब स्ट्रक्चर भी लगभग सेम सी होनी चाहिए। क्या बेटा? वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चैम्बर के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि उसका इंटरनली उसके अंदर है क्या। तो उसके अंदर अपन ने देखा कि कार्डियक मसल पाई जाती है ना। बेटा एनसीईआरटी को सही सिद्ध करना है कि गलत? तू बता क्या करना है, एनसीईआरटी गलत सिद्ध कर दे? तो एनसीईआरटी को सही मानना है ना। क्या बेटा? हाँ, तो वो जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना है वो यहाँ पे बोन्स की बात की है ना। वो यहाँ किसकी बारे में बात की है? बोन्स के बारे में। अब मान ले अगर ये फोर लिम्ब में ही क्लॉ और फिंगर्स की बात करने लगे, तो उसके इसमें क्या रह जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है? नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए अपने को तरीके वो ढूंढने जिससे हमें एनसीईआरटी सही साबित हो जाए हमारी। ब्लाइंड स्पॉट, वो अपन ने कहा था कि हमारी आई में पोस्टीरियर पोल के मीडियल एक जगह जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, उस जगह पे कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होता। तो वहां पे जब इमेज बनती है तो अपने को कुछ दिखाई नहीं देता। वो हमारे अंदर है, जबकि ऑक्टोपस के अंदर होता नहीं है। हम डायनासोर रेप्टाइल थे ना। जब अगर दो अलग अलग जगह से ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैबिटेट के अंदर जाएंगे, तो सिमिलर हैबिटेट में रहने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होंगी, तो वो सिमिलर कैरेक्टर्स इवॉल्व करेंगे कि नहीं? एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो कहती है कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है उसको आगे चल करके डिस्प्रूव किसने कर दिया? वॉन बेयर ने।
पर मैंने साथ में कहा कि क्या आज हम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट मानते हैं? खूब मानते हैं। खूब सारी पूरी प्रॉपर जो है एक ब्रांच है जिसको हमने नाम दे रखा है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो हम मानते हैं, पर एनसीईआरटी के हिसाब से जब भी कहा जाएगा कि बायोजेनेटिक लॉ को, रिकैपिटुलेशन थ्योरी को या एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को डिस्प्रूव किसने किया, तो मैं कहूंगा वॉन बेयर। बेटा सर्कुलेशन सबके अंदर सिमिलर थोड़े होता है, सबके अंदर अलग अलग सर्कुलेशन है ना, सबके अंदर सर्कुलेशन अलग अलग है। आपको यह समझना है कि एनसीईआरटी ने इस एग्जाम्पल को क्या सोच के लिखा होगा। तो वो जो चीज सोची होगी उसमें इन्हें चाहिए था कि ओरिजिन सेम हो पर फंक्शन डिफरेंट हो। अगर तुम फंक्शन सर्कुलेशन मान लोगे तो तुम एनसीईआरटी को ही गलत कर दोगे ना, जो हमें कभी नहीं करना है। मैं सही गलत हो सकता हूं, एनसीईआरटी एकदम सही है। बढ़े आगे। अब जरा देखें, अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी के बारे में। तो ध्यान दें, अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी के बारे में, तो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स, यहां मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में, आप यहां बात कर रहे हैं जीन के बारे में, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिमिलर हैं या अलग अलग हैं? ये कैसे है बेटा? सिमिलर। अब देखिए, जितना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होंगे या जितने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो अगर हम ह्यूमन और ह्यूमन से सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल कहा जाता है चिंपैंजी। सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड किसे मानते हैं अपन? इन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन सेम है। इन दोनों के अंदर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है? सेम है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन सेम है तो कहीं ना कहीं ये बताता है ना कि भाई ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। कभी ना कभी रहा होगा कि इनका कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। वहीं पर हम चिंपैंजी को सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर मैं ह्यूमन का अगर कंपैरिजन करने लगूं गोरिल्ला से, किससे कंपैरिजन करूं? गोरिल्ला से, तो बेटा ह्यूमन और गोरिल्ला के मामले में जब आप देखते हैं तो वन अमीनो एसिड इन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट। तो यहां पर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कितने अमीनो एसिड का अंतर आता है? एक। अगर एक का अंतर आ रहा है तो मतलब हमसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन हुआ? चिंपैंजी की गोरिल्ला? ऐसे ही तो हमें पता चला। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि अर्थ पे आपको सबसे ज्यादा जो डिफरेंट से ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो एक तरफ हम ले लें एनिमल्स और एक तरफ हम ले लें प्लांट्स। हमें भाई सबसे ज्यादा अलग अलग यही दिखाई देते हैं ना, कि हर मामले में एक दूसरे से अलग है। पर अगर आप ध्यान दें तो चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दोनों के अंदर क्या होता है? यहां पर दोनों में अगर अपन बात करें तो हमने यहां पे कहा कि दोनों के अंदर जो रेस्पायरेशन है, ये रेस्पायरेशन तो दोनों के अंदर सेम ही होता है। रेस्पिरेशन दोनों के अंदर क्या हो रहा है? सेम। अगर रेस्पिरेशन सेम हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है
क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। ये सेम है कि अलग? तो इसका मतलब हुआ दोनों के अंदर क्रेब्स साइकिल भी सेम है कि अलग? तो क्रेब्स साइकिल भी दोनों के अंदर क्या है? सेम। अगर हम बात करें ईटीएस की, तो दोनों के अंदर ऑपरेट होने वाला जो ईटीएस है ये भी क्या है? सेम। अगर ये सेम है तो क्या अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यहां पे काम करने वाले एंजाइम भी दोनों में सेम है? दोनों के अंदर काम करने वाले एंजाइम जब तक सेम नहीं होंगे तब तक ये मेटाबॉलिक पाथवे सेम कैसे हो जाएगा? एंजाइम सेम होने चाहिए। हमें यह भी पता है कि जो एंजाइम है वो केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन। तो मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, क्या दोनों के अंदर सिमिलर प्रोटीन्स पाई जाती हैं? हाँ, दोनों में सिमिलर प्रोटीन है। अगर प्रोटीन है तो आपने को पता है कि इस प्रोटीन को कोड करने वाला कौन होता है? जीन। प्रोटीन को कोड कौन करता है? जीन। तो अगर प्रोटीन सेम है तो इसका मतलब है जीन भी यहां पर क्या है? सेम। अब ये सेम क्यों है? तो ये इसलिए सेम है कि चाहे प्लांट हो या एनिमल्स, दोनों का ओरिजिन तो कॉमन है। दोनों का ओरिजिन क्या है? कॉमन। अब ये बात अलग है कि अगर आप ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे तो वहां आपको सिमिलरिटीज कहीं ज्यादा दिखाई देंगी मॉलिक्यूल्स में। जितने ज्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड को उठाएंगे तो आपको वहां पे सिमिलरिटीज उतनी ही कम दिखाई देंगी। हमने तो भाई एग्जाम्पल में जो एकदम हमें अर्थ पे एकदम अलग से ही दिखाई देते हैं, हमने उन्हें कंपैरिजन किया और उनके बीच में कंपैरिजन करके भी हमको मिला कि यहां कुछ ना कुछ प्रोटीन और मॉलिक्यूल सेम है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर के भी मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि इनका ओरिजिन कॉमन रहा है। कभी ना कभी इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। तो जो कॉमन एंसेस्टर रहा है इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आई? तो क्या ये मॉलिक्यूल्स भी आपको बताते हैं कि इनका कभी ना कभी कॉमन एंसेस्टर रहा होगा? अब देखिए, यहां मॉलिक्यूलर होमोलॉजी के बाद फिर आपको अगला जो एविडेंस मिलता है वो आपको मिलता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। कहां से मिलने वाला है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हमने क्या किया है कि ह्यूमन ने शुरू से क्या किया, कई सारी एनिमल्स और प्लांट्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से डोमेस्टिकेट किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला है। और जब अपनी जरूरतों के हिसाब से डोमेस्टिकेट किया तो उसमें इनके बीच में सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि जो कैरेक्टर हमको चाहिए था उस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन एनिमल्स में, जिन प्लांट्स के अंदर ज्यादा था, उनको हमने आगे ब्रीड करने का मौका और ज्यादा दिया, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर धीमे धीमे करके बढ़ते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ने सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया वो था काऊ। सबसे पहले डोमेस्टिकेट किसे किया? काऊ, रोदी नहीं। हाँ, रोदी का नाम नहीं लेना है यहाँ, वो बायोटेक से रिलेटेड है। सबसे पहले डोमेस्टिकेट किसे किया? काऊ को। इनिशियली जो काउस को डोमेस्टिकेट किया तो उसको डोमेस्टिकेट किया किसके लिए था? अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, कि भाई मिल्क प्रोड्यूस चाहिए था। दूसरी बात क्या होता था कि काऊ में से जैसे जो मेल थे तो वो जो ब्लॉक वगैरह थे वो एग्रीकल्चर में काम आ जाते थे। तो डोमेस्टिकेट किया जब मिल्क प्रोडक्शन कम था। तो अब ह्यूमन की इच्छा के साथ मिल्क प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो अब ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया? ऐसी काउस जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा था, उन काउस को हमने ब्रीड करने के मौके दिए ज्यादा। जब हमने उनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से धीमे धीमे करके अगली जनरेशन में हमें ऐसी काउस मिली जिनके अंदर मिल्क यील्ड कंपैटिबली क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर हमने क्या किया? कम मिल्क यील्ड वाली काऊ से डेवलपमेंट किसका करा लिया? ज्यादा मिल्क यील्ड वाली काऊ का। ऐसे ही अगर मैं प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहले जो थी वो थी वाइल्ड मस्टर्ड। अपने को क्या मिला? वाइल्ड मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब हिंदी में सरसों, यानी कि ब्रेसिका। तो अपन ने कहा कि अपने को मिला वाइल्ड मस्टर्ड यानी कि ब्रेसिका। अब हमने कहा कि यार इसका केवल एक ही काम हो सकता है और वो है कि इससे तेल निकालो।
हमने कहा और कोई काम तो नहीं आ रही। तो हम में से ही कुछ खुरापाती लोग थे। अब खुरापाती लोगों ने कहा कैसे काम नहीं आएगी, तो लोगों ने क्या किया, इसी से डेवलप किया कैबेज। इसी से डेवलपमेंट किसका किया, कैबेज का। तो जो आप आज कैबेज खाते हैं वो कैबेज एक्चुअली डेवलप किससे हुई है, वाइल्ड मस्टर्ड से। तो कैबेज मतलब पत्ता गोभी की फूल गोभी। तो लोगों ने खूब दिन खाई पत्ता गोभी। फिर उसके बाद लोग मन भर गया कि यार अब तो मतलब पत्ता गोभी रोज रोज खाते रहे क्या। तो लोगों ने कहा कि अच्छा चलो साहब कुछ और इंतजाम करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो कैबेज था, इसी कैबेज से डेवलपमेंट किसका किया, कॉलीफ्लावर का। क्या डेवलप किया अपन ने, कॉलीफ्लावर। तो हमने यहां डेवलप कर लिया कॉलीफ्लावर। अब जो कॉलीफ्लावर हमने डेवलप किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को अब सब आलू के साथ बनाने के लिए एक और सब्जी मिल गई। ठीक। तो अब उसके बाद क्या है, एक दिन पत्ता गोभी एक दिन फूल गोभी। अब समाज में कुछ धनवान लोग थे, उनने कहा ये तो गरीबों की चीज हो गई, तो धनवान लोगों के लिए कुछ नया होना चाहिए। तो हमने डेवलप क्या करी, ब्रोकली। जैसे अगर आप अपनी किसी रिलेटिव के घर जाएं और अगर आपको उसके फ्रिज में कहीं ब्रोकली रखी दिखाई दे तो लगता है ना कि पैसे वाला आदमी है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सोचा कि यार सैलेड में भी कुछ होना चाहिए। तो हमने इसी से डेवलपमेंट किसका किया, लेट्यूस। क्या डेवलप किया अपन ने, लेटस। तो हमने कहा कि इससे लेट्यूस भी डेवलप किया। तो ध्यान दो इधर, तुमसे ज्यादा अच्छी कहानियां मैं सुना लेता हूं, ठीक। तो अपना मुंह बंद करके बैठा करो। तो अपन ने कहा कि जो वाइल्ड मस्टर्ड है, इसी वाइल्ड मस्टर्ड से मुश्किल से 2, 3, 400, 500 या कुछ सालों में हमने अलग अलग वैरायटीज का डेवलपमेंट किया। जब हमने अलग अलग वैरायटीज का डेवलपमेंट कुछ हजार सालों में कर लिया, तो क्या नेचर ने ऐसा ही कुछ, अपने नेचर के पास तो अरबों साल थे, करोड़ों साल थे, तो क्या नेचर ने ऐसा ही कुछ करोड़ों साल में या मिलियंस ऑफ ईयर में नहीं किया होगा। इन द सेम फैशन हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी मदद के लिए हमने एनिमल डोमेस्टिकेट किया, जिसका नाम क्या है, डॉग। तो कौन डोमेस्टिकेट किया, डॉग। तो पहले क्या था, केवल वाइल्ड डॉग थे, यानी कि जंगली कुत्ते हुआ करते थे। अब वो जो देसी नहीं, जंगली, जंगली कुत्ता अलग होता है। तो पहले क्या था, केवल वाइल्ड डॉग हुआ करते थे। वो जो वाइल्ड डॉग थे, अब उन्हीं वाइल्ड डॉग से हमने अलग अलग तरीके के डॉग्स का डेवलपमेंट किया। जैसे अगर आप देखें तो डॉग की जो अलग अलग ब्रीड बनाई है, तो इन ब्रीड में हमने अपने खेलने के लिए एक बनाया चिहुआ हुआ। डॉग का नाम क्या है, तो ये डॉग की एक ब्रीड है चिहुआ हुआ। ये लगभग खरगोश से भी छोटी होती है। इसके सामने खरगोश फिर भी बड़ा है, खरगोश से भी छोटी ब्रीड है। और ये डॉग्स की सबसे छोटी ब्रीड है। तो सबसे छोटी ब्रीड अपन ने कौन सी डेवलप करी, चिहुआ हुआ। ठीक। ऐसे ही अगर हम बात करें, तो हमने जैसे कि वोडाफोन वाले ऐड में पहले कहा था तो कुत्ता, तो वैसे वाले कुत्ते हमने डेवलप करी खेलने के लिए। अब वहीं पे साइज में अगर हम बात करें तो सबसे बड़े में नाम आता है ग्रेट डेन का। किसका नाम आता है, ग्रेट डेन। तो हमने क्या किया, ग्रेट डेन का भी डेवलपमेंट किया, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट के आसपास होती है, खूब ऊंचा कुत्ता होता है, खूब बड़ा। अब इधर हमें जरूरत पड़ी, मान लो अपने खेलने के लिए बनाए, हमने कहा साहब प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए, तो हमने कुछ एग्रेसिव ब्रीड्स भी डेवलप करी। जैसे हम बात करें, जर्मन शेफर्ड है, बुलडॉग है, पिटबुल है, रॉट व्हीलर है। तो हमने इस तरीके, ये सारी ब्रीड भी डेवलप बिलोंग किससे करती हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं। मान लो अपने खेलने के लिए बनाए, हमने कहा साहब प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए, तो हमने कुछ एग्रेसिव ब्रीड्स भी डेवलप करी। जैसे हम बात करें, जर्मन शेफर्ड है, बुलडॉग है, पिटबुल है, रॉट व्हीलर है। तो हमने इस तरीके की कई सारी वैरायटीज या कई सारी ब्रीड डेवलप करी।
पर आपको एक बात ध्यान देना है, यहां पे जितनी भी ये डेवलप हुई, ध्यान से सुनना, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। ये आते बेटा किसके अंदर हैं? सेम ग्रुप। और यहां पे ग्रुप का मतलब है स्पीसीज, यहां ग्रुप का मतलब क्या है? स्पीसीज। ऐसे ही यहां डॉग्स की जितनी भी ब्रीड डेवलप करी, ये जो ब्रीड है, ये सारी ब्रीड भी डेवलप बिलोंग किससे करती हैं? सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं। यानी कि अभी तक इन सब की स्पीसीज क्या है? सेम। ऑल्दो इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एकदम डिफरेंट हैं, पर उसके बावजूद ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। सेम स्पीसीज से बिलोंग करने का मतलब है कि अभी भी इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है। अभी भी बिलोंग किससे करते हैं? सेम स्पीसीज से। तो अब आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर कुछ हजार सालों में हम इतने तरीके की ब्रीड्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो क्या नेचर ने यही काम उसके पास अवेलेबल मिलियंस ऑफ ईयर में नहीं किया होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, नेचर ने भी किया होगा। तो क्या अपने को आर्टिफिशियल सिलेक्शन समझ में आता है? ध्यान रखना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप तब कहेंगे जब आप एक गोल, एक टारगेट लेकर के चले थे और उस टारगेट के हिसाब से आपने सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। आप एक टारगेट लेकर के चले और उस टारगेट के हिसाब से आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते चले गए, तो हम इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। वहीं पर अपनी को अगला जो एविडेंस है वो मिलता है नेचुरल सिलेक्शन से। अगला एविडेंस कहां से मिलेगा बेटा? तो अगला एविडेंस आपको मिलता है नेचुरल सिलेक्शन से। तो नेचुरल सिलेक्शन में आपको पता है कि हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में। किसकी बात करेंगे अपन? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अपने को बात करनी है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। कहां पे स्टडी करी गई थी? कहां पे? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। स्टडी कब से कब तक करी गई? 1850 से लेकर के 1920। स्टडी कब से कब तक है? 1850 से लेकर के 1920 तक स्टडी करी गई। अब यहां आगे हम बढ़ें उससे पहले क्या अपने को पता है कि जो लाइकेन है, दे आर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेन क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर है। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही अगर सल्फर आएगा एटमॉस्फेयर में, तो लाइकेन क्या हो जाएंगे? गायब। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि जैसे ही अगर सल्फर का पॉल्यूशन हुआ, तो सल्फर पॉल्यूशन होते ही उस एरिया में लाइकेन रहेंगे कि गायब हो जाएंगे? लाइकेन हो जाते हैं गायब। अब देखिए, यहां पर इंग्लैंड में एक पाया जाता था पेपर्ड मॉथ। कौन मौजूद था? पेपर्ड मॉथ। ये जो पेपर्ड मॉथ था, ये पेपर्ड मॉथ, वैसे इसका जूलॉजिकल नेम अगर हम बात करें तो नाम था बिस्टन बेटुलेरिया। क्या नाम था? बिस्टन बेटुलेरिया। ये पेपर्ड मॉथ इनिशियली इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बहुत पहले के समय की बात है, बहुत ज्यादा हमें नहीं पता कब हुआ। उस समय पहले इसका एक वेरिएंट पाया जाता था जो कैसा था? लाइट कलर्ड था। एक का कलर कैसा होता था? लाइट। या अपन कहें कि व्हाइट वाले पेपर्ड मॉथ होते थे। ये जो लाइट कलर्ड वाला पेपर्ड मॉथ था, इस लाइट कलर वाले पेपर्ड मॉथ के अंदर हुआ म्यूटेशन। इसके अंदर क्या हुआ बेटा? म्यूटेशन। और म्यूटेशन के बाद इससे एक बना डार्क कलर्ड मॉथ। दूसरा कौन सा बन गया? डार्क कलर्ड मॉथ। तो मतलब कि मॉथ यहां कितने तरीके के रहे? दो। एक तो लाइट कलर्ड मॉथ था और दूसरे का कलर कैसा था? डार्क था। ये जो लाइट कलर्ड मॉथ था उससे डार्क कलर्ड मॉथ बना किसकी वजह से है? म्यूटेशन। क्या ये म्यूटेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय हुआ? नहीं, बहुत पहले हो चुका था। कब हुआ हमें नहीं पता, पर ये उससे काफी पहले हो चुका था। मतलब कि पेपर्ड मॉथ की पॉपुलेशन में अब कितनी तरह के वेरिएंट हैं?
एक का कलर है लाइट और दूसरे का कलर क्या है, डार्क। अब हमने पहले जो स्टडी करी वो अपन ने करी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहले स्टडी कब करी है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने स्टडी करी। और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हमने स्टडी करी लगभग 1850 के आसपास। तो ये जो 1850 के आसपास का समय था, उस टाइम पे क्या था कि जो ट्री ट्रंक था, ट्री ट्रंक वॉज कवर्ड बाई लाइकेन। तो ट्री ट्रंक बेटा कवर्ड किससे हुआ करता था, लाइकेन से। तो अपन ने कहा ट्री ट्रंक कवर्ड हुआ करता था लाइकेन से। तो जब लाइकेन से कवर्ड था तो ट्री ट्रंक का कलर कैसा हुआ करता था, लाइट। तो अपन ने कहा कि ट्री ट्रंक का कलर कैसा था, लाइट। जब ट्री ट्रंक का कलर लाइट था तो उस टाइम पे प्रेडेटर को आसानी से कौन दिखाई दे जाएगा, डार्क। तो जो डार्क वाला था इट वॉज इजिली स्पॉटेड बाई प्रेडेटर। तो इजिली इसे स्पॉट किसने कर लिया, प्रेडेटर ने। तो अपन ने कहा प्रेडेटर इसे स्पॉट कर लेता था। तो प्रेडेटर ने जब स्पॉट किया तो इसका नंबर कंपैटिबली क्या रहेगा, कम। इसका नंबर क्या रहा, कम। जबकि वहीं पर ये जो था इसको फायदा किसका मिला, कैमोफ्लेज। किसका फायदा मिला, कैमोफ्लेज का फायदा मिला। ठीक। तो अपन ने कहा कि इसे फायदा मिल गया किसका, कैमोफ्लेज का। तो इसका जो नंबर था ये नंबर कंपैटिबली क्या बना रहा, ज्यादा। कब, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कौन सा मॉथ ज्यादा था, लाइट कलर्ड की डार्क। किसका नंबर ज्यादा था, लाइट। किसका कम था, क्या मैंने ऐसा कहा कि डार्क गायब हो गया था, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक का नंबर ज्यादा था और दूसरे का नंबर कंपैटिबली कम था। अब क्या हुआ, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अब आपको जरूरत पड़ेगी पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की। क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी। या मशीन्स को चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ जनरेटर टाइप के कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप कोयला है, तेल है, कुछ भी आप डाल के जलाओ और जला के उससे मशीन चले। तो अब उस समय क्या हुआ कि खूब सारा पॉल्यूशन होना शुरू हुआ। मतलब कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि अब ये जो स्टडी करी जा रही है वो हो रही है बात सन 1920 के आसपास। कौन सा ईयर है बेटा, 1920। इस समय जो पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन की वजह से कौन निपटा, लाइकेन। तो अब यहां जो ट्री ट्रंक था, तो ट्री ट्रंक बिकेम डार्क। तो ट्री ट्रंक अब यहां पर कैसे हो गए, डार्क। और डार्क क्यों हुए, तो अपन ने कहा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, खूब सारी कालिख वगैरह निकलेगी ना। तो अपन ने कहा कि डिपोजिशन ऑफ सूट या अपन कहें कोल डस्ट। तो ये जो सूट और कोल डस्ट वगैरह थे, इस सबके डिपोजिशन की वजह से ट्री ट्रंक का कलर कैसा हो गया, डार्क। दूसरा अपन ने कहा कि लाइकेन भी इस समय पे क्या हो गई, खत्म। तो अपन ने कहा कि यहां पर लाइकेन भी यहां पर क्या हो गए, खत्म। अब यहां जब अगर ट्री ट्रंक अगर डार्क हो गया तो ट्री ट्रंक के डार्क होने पर अब कैमोफ्लेज का फायदा किसे मिलेगा, लाइट वाले को कि डार्क। डार्क वाले को क्या हुआ, कैमोफ्लेज का फायदा मिला। तो डार्क वाले के बारे में अपन ने कहा कि इसको फायदा किसका मिला बेटा, कैमोफ्लेज का। जबकि वहीं पर ये जो लाइट कलर वाला था, नाउ इट वाज इजिली स्पॉटेड बाय प्रेडेटर। अब इजिली स्पॉट कौन कर ले रहा है, प्रेडेटर किसको, लाइट कलर वाले को। जब स्पॉट किया तो मतलब कि इसका नंबर कंपैटिबली क्या रह गया, कम। जबकि डार्क वाले का नंबर क्या हो गया, ज्यादा। अब नंबर किसका बढ़ा, डार्क का। जबकि लाइट वाले का नंबर कंपैटिबली क्या हो गया, कम। किसका नंबर बढ़ा,
डार्क का। किसका कम हो गया? लाइट का। तो लाइट वाले वेरिएंट का नंबर यहां हो गया कम, जबकि डार्क वाले का नंबर क्या हो गया? ज्यादा। मतलब पॉपुलेशन में लाइट और डार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये सेम रहा कि रिवर्स हो गया? पॉपुलेशन के अंदर लाइट और डार्क वाले का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? रिवर्स हो गया, मतलब कि पलट गया। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज्यादा कौन था? लाइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय ज्यादा कौन हो गया? डार्क। इसी समय पर कुछ लोगों ने जाकर के कंट्री एरियाज यानी कि एकदम गांव के एरिया में स्टडी करी, जहां पॉल्यूशन बहुत कम था, तो वहां पर अभी भी व्हाइट वाले का या लाइट कलर्ड मौत का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा था। पर जहां पॉल्यूशन था वहां नंबर किसका ज्यादा हो गया? डार्क वाले का। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नन ऑफ द टू वेरिएंट वॉज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। दोनों में से कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट हुआ क्या? नहीं। तो अपन ने कहा कि दोनों में से कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। बस सिर्फ अंतर किसका आया? एक का नंबर कम हो गया जबकि दूसरे का नंबर ज्यादा हो गया। क्या हमें यह बात समझ में आई है नेचुरल सिलेक्शन की? फटाफट हाँ। कैसे लिखे मतलब मैं नहीं समझा। ये नीचे वाला ना भाई, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट वाले का नंबर कम, डार्क वाले का नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा। यहां इस लाइन से पहले है प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस समय कैमोफ्लेज का फायदा किसे मिल रहा था? लाइट वाले को। तो इसका नंबर ज्यादा था, डार्क वाला इजीली स्पॉट हो जा रहा था, तो उसका नंबर कम था। सूट मतलब होता है जब जो कालिख वगैरह निकलती है ना, तो उसको बोलते हैं सूट। क्या हुआ? पीछे वाली रह गई? इस स्लाइड में से रह गया कुछ लिखने को? कौन बेटा? नहीं, लाइगर आएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में। लाइगर क्रॉस है टाइगर और लॉयन के बीच का। उसमें दो अलग अलग स्पीसीज हैं। लाइगर खुद ब्रीड नहीं कर सकता है। जैसे अपन म्यूल डेवलप करते हैं, हिन्नी डेवलप करते हैं, वो ब्रीड नहीं करते। मतलब हमने दो डेवलप किए हैं, एक है लाइगर और दूसरे का नाम है टाइगन। एक है लाइगर, दूसरे का नाम है टाइगन। उसमें वही है कि लॉयन और टाइगर के केस में मेल और फीमेल को चेंज करके दो हमने अलग अलग डेवलप किए हैं। जैसे जब हम हॉर्स और डंकी के बीच क्रॉस कराते हैं, तो एक क्रॉस में बनता है म्यूल, एक में बनता है हिन्नी। तो दोनों में अलग अलग केसेस हैं। पेप, पेपर्ड मॉथ का मतलब है कि जो मॉथ है उस पर थोड़े थोड़े धब्बे तो पाए जाएंगे, थोड़े थोड़े धब्बे पाए जाएंगे, पर ज्यादातर उसका कलर कैसा रहेगा? लाइट। उधर वाले का जो बेस कलर है वो डार्क होगा, और जो धब्बे हैं वो थोड़े से लाइट कलर के होंगे। दोनों को पेपर्ड मॉथ कहा गया है। मेलेनाइज्ड का मतलब हुआ डार्क। तो ये डार्क वाला जो है इसी को हम बोलते हैं मेलेनाइज्ड। पर डिपेंड ये करता है कि वो कॉमन एंसेस्टर कब कब शेयर किए गए, उसके हिसाब से आप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उतनी ही ज्यादा सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी या उतनी ज्यादा मॉलिक्यूलर होमोलॉजी आपको मिलेगी जितना नियर पास्ट में इनका कॉमन एंसेस्टर था। मतलब कुछ हद तक तो सिमिलरिटी आपको सब जगह मिलेगी,
क्योंकि कभी ना कभी रिमोट पास्ट में इनका कॉमन एंसेस्टर था, पर ज्यादा सिमिलरिटी आपको मिलेगी जब जितना ज्यादा नियर पास्ट में कॉमन एंसेस्टर रहा हो। जैसे हम ह्यूमंस के बारे में भी कहते हैं ना कि हमारा डीएनए एक दूसरे से 99.9% मैच करता है। इसका मतलब है 0.1% तो फिर भी नहीं करता ना, ऑल दो हम सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, सेम स्पीसीज से होने के बावजूद अंतर है। यहां पे हम कहते हैं ये है नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अभी आगे कुछ और बात करेंगे तब मैं ये टर्म यूज करूंगा। इसको कहते हैं, है ये नेचुरल सिलेक्शन, हमने कभी नहीं चाहा था कि इसका नंबर ज्यादा उसका नंबर कम, हुआ हमारी वजह से, तो हम कहते हैं यह है नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। किसमें? मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी बस एनसीईआरटी तक ही है। आगे बढ़े। कितने बच्चे लिख रहे हैं? कहां पे? डिपोजिशन ऑफ सूट कोल डस्ट। सूट का मतलब है कालिक, जो कालिक वगैरह निकलेगी ना कोयला जलने से। ऑन्टोजेनी का मतलब था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस, याद दिलाती हैं फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की स्टेजेस का। जैसे अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखें, सबसे पहले जाइगोट बनता है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे। फिर मोरुला बनता है, तो अगले ऑर्गेनिज्म जो है कैसे हुए आपके, तो आपने कहा कि मल्टी सेलुलर हो गए। फिर आप देखिए जो गैस्ट्रोला स्टेज है उसमें एनसीईआरटी की लाइन याद करें। एनसीईआरटी कहती है कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर फॉर्म्ड, और फिर उसके बाद कहती है कि मीसोडर्म अपीयर इन बिटवीन। मतलब पहले दो जर्म लेयर है मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक, फिर जर्म लेयर हो गई तीन मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलती है? एम्ब्रियोलॉजी से मिलती है ना। तो उसी को कहा कि ऑन्टोजेनी याद दिलाती है फाइलोजेनी की। चलो, आज अपन यहां तक रखते हैं। अब इसमें बचा अपना जो है पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वाली जो कहानी है, वो अपन बात कर लेंगे मंडे को। बंद करो।